नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गौरव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोबल करियर एकेडमी। इस वीडियो में हम कंप्लीट एचटीएमएल के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स डाल दूंगा या नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं में नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये एचटीएमएल क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। अब ये इसका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, जरूरत ही क्या है। तो इसका यूज ये है कि भाई जब भी हमें वेब पेज बनाना हो, यूज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जब भी हमें कोई भी वेबसाइट या वेब पेजेस बनाना हो तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एचटीएमएल का यूज कर लेते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। अब वेब पेजेस की अगर हम बात करें, कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस, जब बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस को हम मिला देते हैं तो उनको हम क्या बोलने लगते हैं, वेबसाइट बोलने लगते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब कोई भी वेबसाइट आप खोल के देख लीजिएगा, सारी की सारी वेबसाइट आपको एचटीएमएल पर ही बनी हुई मिलेगी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर आपको इंटरनेट के अंदर कोई वेबसाइट बनाना है तो आपकी मजबूरी है कि आपको एचटीएमएल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। एचटीएमएल क्या करता है, आपका जो भी फ्रंट एंड होता है। अब ये फ्रंट एंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे मैं गूगल ही ओपन करता हूँ, ये मैंने गूगल ओपन किया, राइट क्लिक करके जब मैं व्यू पेज सोर्स देखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो गूगल वाला कोड है इसमें भी ये देखेंगे, आप जूम करके बताता हूँ, इसमें भी आपको एचटीएमएल दिखेगा। क्लियर है दोस्तों, ये लिखा हुआ है एचटीएमएल। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना एचटीएमएल के आप कोई भी वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते। अब एचटीएमएल को बनाया किसने, तो एचटीएमएल को बनाया है टिम बर्नर्स ली ने। किसने बनाया है, टिम बर्नर्स ली। कब बनाया है, तो इन्होंने बनाया था, जो पहली वेबसाइट का पहला एचटीएमएल का एडिशन आया था वो 1991 में आया। और कौन कौन से अपडेशन आए हैं एचटीएमएल में, तो सबसे पहले तो हम एचटीएमएल की जब बात कर रहे हैं तो एचटीएमएल में जो पहला वर्जन आया था 1.0 कर लो या 0, ये आया था आपका 1991। ठीक है, इसके बाद एचटीएमएल ने अपना दूसरा वर्जन जो था 2.0 जिसका नाम था, ये आया है 1995। ठीक है, अब इसमें क्या एडवांस कर दिया उन्होंने, अलग से कर दिया कि भाई इस वाले में आप फाइल को अपलोड और फॉर्म्स वगैरह बना पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्जन जो आया एचटीएमएल का वो आया है, इसको हम बोलते हैं 3.2। ये आया है उसका 1997 में। इसमें क्या नया दे दिया उन्होंने, इसमें बोला, इसको बनाया किसने, W3C ने बनाया। और इसमें क्या नया फीचर दे दिया इन्होंने, बोला कि भाई आप इसमें टेबल वगैरह भी बना सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्जन जो आया है HTML का 4.01, ये आया है इसका 1999। इसमें क्या कर दिया, इसमें उन्होंने बोला कि आप CSS और जावा स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं, ये CSS और जावा स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन जो अभी हम यूज कर रहे हैं HTML5, ये आया है 2008 में। अब इसमें क्या नया डाल दिया, इन्होंने बोला कि भाई अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आप अपने HTML प्रोग्राम में वीडियो और साउंड या ऑडियो जिसे हम बोलते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये होगा इसके वर्जन्स की, कौन कौन से वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम अगर आगे बात करें कि भाई कोई भी HTML प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो क्या हो गया, हमको सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर वो चीज हो गई जिसमें हम अपना HTML का कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में हम क्या करने वाले हैं, HTML का कोड लिखने वाले हैं। कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर हैं, बहुत सारे हैं। एक तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो नोटपैड तो होगा ही होगा, सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रहता है, तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं। अब और थोड़ा सा एडवांस चाहिए जिसपे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो वो है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, आप इसका यूज भी कर सकते हैं।
और क्या हो सकता है, वीएस कोड जिसे हम बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो, जिसे हम वीएस कोड भी बोलते हैं। ये भी टेक्स्ट एडिटर अच्छा है, इसका भी यूज कर सकते हो। इसका प्रोग्राम, इसमें भी मैंने कुछ प्रोग्राम बनाए, ये भी आपको इसका आउटपुट भी मिल जाएगा। एक सबलाइन भी होता है, आप इनका भी यूज कर सकते हैं अपना कोड बनाने के लिए। इनमें से कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर और भी अवेलेबल है, ये जो कॉमन है उनका मैंने आपको बताया। दूसरा आपको चाहिए एक ब्राउजर। अब ये ब्राउजर किस लिए चाहिए कि भैया जब कोई भी प्रोग्राम आप रन करके देखेंगे तो वो कहाँ देखेंगे, ब्राउजर। अब आपके सिस्टम में कोई भी ब्राउजर हो सकता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिनका आप ओपरा मिनी हो गए, किसी भी ब्राउजर के अंदर आप आपके कोड को रन करके देख सकते हैं। इतना समझ में आया, क्लियर है इतना। अब बढ़ते हैं अपन आगे कि HTML का सिंटेक्स क्या होता है, ये किस तरीके से यूज किया जाता है। जब हम HTML की सिंटेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टैग क्या लगता है, HTML लगता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। HTML टैग को जब हम लगाते हैं तो हमको इसको क्लोज करने की भी जरूरत होती है। ये क्यों होती है ये मैं अभी बताऊंगा आपको आगे चल के। नेक्स्ट टैग होता है हेड सेक्शन, जो HTML का होता है। हेड सेक्शन के अंदर आता है एक टैग टाइटल। टाइटल के अंदर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेब पेज। क्लियर है दोस्तों। और इस टाइटल टैग को मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, हेड हमने जो ओपन किया था, हम हेड सेक्शन को भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्या खोलने वाले हैं, बॉडी का सेक्शन, और लास्ट में हम बॉडी सेक्शन के को भी क्लोज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, जो भी आपको लिखना है वो। अब इसको ध्यान से समझिए। HTML क्या हो गया हमारा, पहला डिफॉल्ट टैग हो गया, जो इसको हम रूट एलिमेंट भी बोल सकते हैं इस HTML को। ठीक है, इस HTML के बाद हमारे पास एक टैग मिलता है हमको, जिसको बोलते हैं हेड। हेड होता है एज अ कंटेनर टैग। ठीक है, कंटेनर का मतलब क्या होगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को समाहित करके रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग। नेक्स्ट हो गया हमारा कि भाई टाइटल टैग, जो हमारी वेबसाइट का टाइटल हम जिसमें देंगे वो हमारा टाइटल टैग हो गया। बॉडी सेक्शन के अंदर मतलब जो कुछ भी हमको दिखेगा ब्राउजर पे वो बॉडी सेक्शन के अंदर बताने वाला है। अब ये तो हो गया कि भैया हमने टेक्स्ट एडिटर में इसको बना लिया। अब बनाने के बाद मेन जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी कि जब भी आप इसकी फाइल को सेव करने जाओगे तो आपको कोई भी फाइल का नेम लिखना है, उसके बाद डॉट लगा के HTML लगाना कंपलसरी है। अगर आपने ये डॉट HTML नहीं लगाया तो आपका कोड रन होने वाला नहीं है। मैं दोनों ही चीज से आपको करके बताता हूँ। मैं पहले सिंपल इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। मैं फाइल का नाम डेमो 1 डाल रहा हूँ और डेस्कटॉप पे जाके सेव कर देता हूँ। क्लियर है। अब जब मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ इसको तो ये मेरी नॉर्मल नोटपैड की टेक्स्ट फाइल बन गई है। अब ये तो रन होगी नहीं, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, जब मैंने ये ब्राउजर खोला था अब मैं फाइल को फिर से सेव एज करता हूँ। जब भी फाइल को मैं सेव एज करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा, तो मैं यहाँ पे अब फाइल का नाम दे रहा हूँ demo2.html। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। जैसे ही मैंने demo2.html दिया तो आप देखेंगे कि मेरे ब्राउजर पे एक demo2 का इस तरीके से फाइल आई। जब मैंने इस पे डबल क्लिक किया, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था वो मेरे को यहाँ दिख रहा है। जो मैंने टाइटल में दिया था वेब पेज, ये यहाँ पे ऊपर मुझे टाइटल में शो कर रहा है कि ये मैंने वेब पेज टाइटल के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई HTML का ये तो हमने कोड लिख दिया। अब हेड सेक्शन का और क्या क्या यूज है। हेड सेक्शन के अंदर हम जितनी भी CSS जावास्क्रिप्ट के कोड लगाएंगे उन सब की लिंक जो भी होगी वो हमें हेड सेक्शन के अंदर देने वाले हैं। कि भैया जैसे हमने CSS का कोई पेज ऐड किया वो सारा का सारा हेड सेक्शन के अंदर हम बताने वाले। इधर तक समझ में आया। अब देखते हैं हम इसके आगे कि भैया ये जो टैग सर आपने सीधे सीधे लिख दिए होते क्या है, काम कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम टैग की बात करते हैं तो जनरली जो टैग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इनलाइन टैग, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, अनक्लोज टैग। ठीक है, अनक्लोज टैग। ठीक है,
दूसरा जो हमारा होता है वो होगा हमारा कंटेनर टैग। ठीक है, कंटेनर टैग। अब दोनों में अंतर क्या? सबसे पहले तो हम ये बताते हैं, हम टैग लगाते हैं, हम जो ब्रेकेस लगा रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन का, इसके अंदर हम जो भी टैग का नाम लिखेंगे इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, हमारा टैग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। आया समझ में? जैसे आपने HTML लगाया तो HTML लिखा तो उसको क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, और जब इस टैग का काम हो जाएगा तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो ये ब्रेसेट लगाएंगे हम, और उसी टैग का नाम हम फिर से लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ था। ये इससे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। आया समझ में? इतना इधर तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैंने बॉडी सेक्शन लगाया, अब यहां से जाके मैं क्या करूंगा, बॉडी को क्लोज कर दूंगा। ये सिंपल सा तरीका होगा। दूसरा, इनलाइन टैग क्या होता है? कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन टैग बोलते हैं। जैसे इमेज के लिए IMG टैग हो गया, इसको क्लोज करने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल HR टैग हो गया, इसको भी क्लोज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग हो गया, इसको भी क्लोज करने की जरूरत आपको नहीं मिलती है। इधर तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम टैग्स के बाद एट्रीब्यूट की बात करते हैं कि भैया ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट का सिंपल सा फंडा है कि भाई जब किसी टैग के अंदर हमको कुछ और अलग से करना हो, जैसे सपोज करो ये मेरा बॉडी टैग है, अब बॉडी टैग के अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और क्या दे देता हूँ, सपोज करो मैंने रेड दी, ये मैंने लिखा। इसके अंदर जो मैंने ये बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, ये स्क्रिप्ट, ये कुल मिला के एट्रीब्यूट का पार्ट होगा। आया समझ में? क्या होता है एट्रीब्यूट, किस तरीके से काम करता? और एक एक एग्जांपल, जैसे मैं इमेज को इंसर्ट करता हूँ, तो इमेज के अंदर मैं क्या लगाता हूँ, SRC एट्रीब्यूट लगाता हूँ और इमेज की लोकेशन देता हूँ। तो यहाँ पर जो SRC हमने यूज किया है, ये SRC क्या है, HTML के अंदर क्या कहलाएगा, ये एट्रीब्यूट कहलाएगा। आया समझ में? अब नेक्स्ट हमारे पास आती है, अगर हमें अपने HTML के अंदर अगर कोई कमेंट देना है, तो वो हम किस प्रकार से दे सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, ये लगाना है, डैश लगाना है, और जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो आपके HTML के प्रोग्राम में आपको नहीं दिखेगा। एक बार अपन इसी को कॉपी करके जो हमने एक प्रोग्राम बनाया था बेसिक, उस पे ले जाके, ये डेमो 2 के नाम से है, इस पे ले जाके हम इसको पेस्ट करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो अब आप देखेंगे वो वाली जो लाइन है वो हमको दिखाई नहीं दे रही जो हमने लिखा। अब इसकी जरूरत ही क्या है भाई, कमेंट कमेंट डालने की? इसकी जरूरत ये होती है कि भाई चलो आपने तो अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ कोड बनाया, तो आप उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं कि भैया ये कोड इसलिए यूज हो रहा है, और आप ये भी चाह रहे हैं कि ये वहां वेब पेजेस पे ना दिखाई दे, तो उस जगह पे हम ये कमेंट का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट तो नहीं दिखता, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं उस टैग के बारे में, उस कंटेंट के बारे में, वो हम इजीली बता सकते हैं कि ये होता है। क्लियर है दोस्तों? आया समझ में? इसके नोट्स में अभी डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके आगे कुछ बेसिक टैग जो HTML में यूज होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद कि हमारे HTML में कौन कौन से बेसिक्स टैग हैं। बेसिक टैग का मतलब जो ज़्यादातर यूज होते हैं और हमको याद भी रहना चाहिए। कोई नॉर्मल सी अगर आपसे पूछ ले कि भैया कोई भी HTML के 10 टैग या 20 टैग के बारे में समझाइए, तो आप उनको क्या बताएंगे? तो हम कुछ बेसिक टैग्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या वो टैग होते हैं। तो HTML टैग मैंने लगाया, HTML के बाद मैं टैग यूज कर रहा हूँ मेरा हेड। हेड के अंदर मैं देने वाला हूँ टाइटल, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बेसिक टैग। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हेड के बाद मेरा कौन सा सेक्शन आया? मेरा सेक्शन आया बॉडी सेक्शन, जिसके अंदर हम कोड को लिखेंगे। इसके अंदर जो मैं पहला टैग यूज कर रहा हूँ, मैं वो करके बता रहा हूँ आपको, बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या करता है?
टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क कलर में करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग है मेरे पास बी आर, जो यूज होगा लाइन को चेंज करने के लिए, ब्रेक द लाइन जिसे हम बोलते हैं, लाइन को चेंज करने के लिए। आउटपुट देखते चलते हैं साथ में। तो मैं प्रोग्राम को एक बार रन कर लेता हूँ जिससे आपको दिखेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये टेक्स्ट जो है मेरा थोड़ा सा डार्क कलर में। अच्छा, डार्क कलर में ना हो तो नॉर्मल टेक्स्ट कैसा दिखता है, तो मैं एक बार नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता हूँ जिससे आपको डाउट ना हो कि ये क्या कर दिया सर ने। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। अब आपको दोनों में डिफरेंस करना काफी आसान हो जाएगा। ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मेरा बोल्ड वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टैग की तरफ, जो है हमारा इटैलिक टैग। इटैलिक का मतलब क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो होगा वो थोड़ा सा तिरछा दिखेगा, हमको इटैलिक दिखेगा। उसके लिए हम किस टैग का यूज कर लेते हैं, इटैलिक टैग का यूज कर लेते हैं। अब हम इसका आउटपुट भी देखते हैं, सिंपल सिंपल से टैग है। ये देखिए इटैलिक, लाइन चेंज करने के लिए मैंने कौन से टैग का यूज कर लिया था, बी आर टैग का यूज कर लिया। अगर मुझे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए कौन सा टैग, आप यू टैग लगा लीजिए। यू में क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट अंडर लाइन हो जाएगा। तो आप यू टैग का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो आया हमारे पास बी आर से। मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। लाइन चेंज करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग की। स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको दिखा रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बोल्ड सा कर दें, डार्क सा कर दें, तो उस जगह पे मैं यूज कर लेता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग को। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैंने जैसे रोम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको प्रोग्राम देखता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे रूम थोड़ा सा आपको हाईलाइट होके दिख रहा है, अलग तरीके से दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। तो ये कहलाता है मेरा टैग में स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग के बाद हम बात कर लेते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबसे पहले तो मैं दो चीज आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं 12th लिख रहा हूँ और H2O लिख रहा हूँ, ये मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब मैं इनका व्यू देखता हूँ तो आप देखेंगे ये बिल्कुल नॉर्मल लिख रहे हैं, जबकि होना क्या था, इस TH को थोड़ा ऊपर जाना था और इस टू को कहाँ आना था, थोड़ा सा नीचे आना था। क्लियर है? यही करना होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कौन सा टैग लगाते हैं, इसके लिए जब हमको किसी भी चीज को अगर ऊपर भेजना है, सबसे पहले तो हमने 12th लिखा, ऊपर किसको भेजना है हमको, ऊपर भेजना है हमको TH को। इस कंडीशन में हमको लगेगा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर हम किस चीज को ऊपर भेजने वाले हैं, TH को ऊपर भेजने वाले हैं। तो हमने TH लिखा। स्ट्रॉन्ग के बाद में लाइन चेंज करने के लिए कौन सा टैग लगा देता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ। क्लियर हुआ दोस्तों? और मैं इधर जाके फिर से BR लगा के इसकी वैल्यू लाइन भी चेंज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जो हमने 12th लिखा था उसका क्या हो जाएगा, TH जो होगा यहाँ से हमको ऊपर साइड देखने को मिलेगा, ये उसका आउटपुट होगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं H2O हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले तो H नॉर्मल लिखना, तो हमने H लिखा और टैग लगेगा आप सब स्क्रिप्ट का, SUB लगेगा। ठीक है, इसके अंदर हमको किसको नीचे ले जाना है, हमको O को नीचे ले जाना है। और बाद में क्या रहने वाला है, मेरा 2 रहने वाला है। इसके बाद हम एक लाइन चेंज का टैग और लगा देते हैं, BR टैग। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो S2 है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा स्पेस अपना यहाँ पे छूट गया होगा, इस वजह से ये स्पेस आ रहा है। आप यहाँ से स्पेस हटा देंगे तो स्पेस दिखना हमको क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट थ्रू आउट टैब जो होता है वो कैसे काम करता है। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको एक टैग लगता है स्ट्राइक। अच्छा, ये कुछ टैग हैं जो HTML5 में बंद हो गए हैं, तो आप जब चलाओगे अगर वो नहीं चलता तो टेंशन मत लेना, उसकी वजह से दूसरे टैग आ गए हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। स्टॉप टैग में सिंपल सा ऑप्शन है। आपने इसको MS वर्ड में पढ़ा होगा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैं इसके अंदर हेलो लिखता हूँ तो हेलो टेक्स्ट जो होगा मुझे कटा हुआ दिखाई देगा। उसके लिए मैं स्ट्राइक टैग का यूज करता हूँ। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं इसको रन करके किस तरीके से हमको आउटपुट मिल रहा है। ये देखिए, ये हेलो आपको कटा हुआ दिख रहा है,
तो हम इसका यूज इसलिए कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टैग जो होने वाला है, वो नेक्स्ट टैग है हमारे पास मार्क, MARK। मैंने मार्क लिखा। इस मार्क के अंदर सपोज करो मैं कोई हेडिंग दे रहा था, मैंने रैम दे दी, ठीक है, और BRO लगा देता हूं, ठीक है। अब आप चेक करेंगे तो जो मेरी हेडिंग है वो हाईलाइट होके आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका टैक्स कौन से टैग का यूज कर लेते हैं? इसके लिए हम यूज कर लेते हैं हमारा मार्क टैग, ठीक है। मार्क के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है वो आता है EM टैग। EM को एम्फेसिस टैग भी बोलते हैं हम। तो हमने EM टैग लगाया, ब्रैकेट लगाया। सपोज करो मुझे थोड़ा सा जो वर्ड है ना वो तिरछा सा, मैं चाह रहा था थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखाई दे या इस तरीके से दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं HTML, ठीक है। इस EM के अंदर मैं लिख देता हूं इसका हाइपर टेक्स्ट। मैंने ये लिखा हाइपर टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। ये मैंने EM के अंदर डाला। आप देखो इसका आउटपुट किस तरीके से दिखता है। ये जस्ट लाइक इटैलिक की तरह दिखता है। ये देखो जैसे हमारा इटैलिक ये दिख रहा है, ऐसे ही आपको टैग दिखता है। आप आई टैग का भी यूज कर सकते हैं इसके बदले में, EM टैग के बदले। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास दो टैग हैं, लगभग सिमिलर है, दोनों के काम अलग अलग है। पहला टैग हम देखते हैं डिलीट टैग। जैसे मैं लिख रहा हूं आई आई एम फ्रॉम, अब मुझे DEL जो टैग है इसके अंदर मैंने लिखा क्या, करेली। अब आप समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। तो ये जो करेली टैग है, जो हमने स्ट्राइक टैग लगाया, उससे क्या हो रहा है, टेक्स्ट के बीच में लाइन आ रही है। तो जो DEL टैग होता है ये भी वही काम करता है कि भाई इसमें भी एक लाइन ड्रॉ होगी। अब लिख के तो आ गया पूरा आई एम फ्रॉम करेली, लेकिन करेली टैग हमारा कटा हुआ आपको दिखेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो हो गया मेरा इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग का जनरली यूज यही है, जैसे हमने बोला कि भाई चलो मैं पहले करेली में रहता था, आजकल मैं कहाँ रह रहा हूँ, भोपाल में रह रहा हूँ। तो मैंने उसके बाद इंसर्ट टैग के अंदर क्या लिख दिया, भोपाल लिख दिया। तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसमें कहना मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई ये पहले करेली में था, लेकिन मैं ये भी दिखाना चाह रहा था कि भाई ये करेली लिखा तो रहे लेकिन वो कट के दिखाई दे। तो उस कंडीशन में आप यूज कर लेते हैं आपका DEL टैग। आया समझ में इधर तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर मुझे नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट दिखाना है, तो उसके लिए जो मैं टैग यूज करूंगा वो रहेगा मेरा बिग। बिग के अंदर मैंने लिखा बिग टेक्स्ट, या जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा। और इसी के सिमिलर एक टैग एक और होता है मेरे पास, वो है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का मतलब ये है कि नॉर्मल टेक्स्ट से जब हमें छोटा कोई वर्ड दिखाना है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट कहलाएगा। और जब हमें बड़ा दिखाना है तो वो क्या कहलाएगा, बिग टैग कहलाएगा। आया समझ में? बिग का मतलब हो गया बड़ा, नाम से ही क्लियर है। और स्मॉल का मतलब क्या हो गया, छोटा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप देखेंगे आपको अंदर क्लियरली समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये हमको नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा दिख रहा है। इसके लिए हम बिग टैग और स्मॉल टैग का यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक टैग और है जो अपन पढ़ेंगे, अपने पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा मेरी, HR टैग। HR टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मुझे बनानी है उसके लिए मैं किस टैग का यूज कर लेता हूं, HR टैग का यूज कर लेता हूं। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैं F5 से रन करता हूं। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, वो किस लिए आई है, HR टैग के लिए। अब इसके अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग्स हैं वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या किस तरीके से काम करते हैं ये, उनको अपन बाद में देख लेंगे इकट्ठा एक वीडियो में। अब आगे वाला जो हमारा टेक्स्ट है नेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट। जब भी हमें पैराग्राफ बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या ये यूज कर लेते हैं, P टैग का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमको P टैग के अंदर दिखाई देगा। मैंने लिख दिया पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब देखते हैं हम आउटपुट। सिंपल सा एक पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ लगाने की जरूरत क्या, फायदा क्या, नुकसान क्या? जब भी आप पैराग्राफ लगाओगे
तो वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप पैराग्राफ टैग लगाते हैं तो आपको उसके पहले वाली लाइन में जो बी आर टैग हम यूज कर रहे थे इसको लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखी आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद कोई बी आर टैग नहीं लगाया, ठीक है। तो आप कभी भी इसकी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लाइन को स्विच करके रख देता है। तो वो कहलाता है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के बाद हम एक टैग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ब्लैक कोड, ठीक है, ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोड क्या होता है? ब्लॉक कोड का सिंपल सा फंडा है। जैसे एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, एक पैराग्राफ लेके आ रहा हूँ, मैं कॉपी करके रख देता हूँ ये वाली लाइन, ये कॉपी। अब देखिए ब्लॉक कोड क्या करता है, ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट किया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया, HTML स्टैंड फॉर ये दिस। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले HTML लिखा मैंने, और इस जगह पे मैं वो जो ब्लॉक कोड है मेरा वो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अभी जितना भी पोर्शन है मेरा वो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको ब्लैक कोड के अंदर में जाके पेस्ट कर देता हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा स्टैंड फॉर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैंने क्या किया, जो मेन हेडिंग थी उसको नॉर्मल लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने ब्लॉक कोट लगाया है और उसके अंदर जो भी मुझे उसका डिस्क्रिप्शन देना था वो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ कि भैया हमको आउटपुट क्या देखने को मिलता है। F5 से रन किया तो ये देखिए ये HTML आया, कुछ जगह छोड़ी उसने उसके नीचे, और उसका जो बाजू में जो और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा था उस वर्ड को छोड़कर मुझे देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ब्लॉक कोड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है या नेक्स्ट टैग जिसे हम बोल सकते हैं, हमारे पास एक टैग है प्री। अच्छा, प्री टैग पढ़ने से पहले आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक CSS लिखना था फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे को, तो जैसे मैंने BH1 के लिए कोई CSS बना रहा था तो मैंने ये ब्रेकेट लगाया और मैंने सिंपल सा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ये ये एक सिंपल सी लाइन मुझे लिखनी थी। अब देखो जब मैं इस कोड को रन करने जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा कोड आप देख पा रहे होगे एक ही लाइन में दिख रहा है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था ये कोड मैंने जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही दिखाई दे। तो उसके लिए मेरे पास एक टैग है जिसको हम बोलते हैं प्री। प्री का सिंपल सा मतलब है कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इस टैग के अंदर आप जैसा टेक्स्ट लिखेंगे आपको सेम एज इट इज वैसा ही टेक्स्ट देखने को मिलने वाला है। अपन ने अब लिखा, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे H1 मिला, बैकग्राउंड कलर मिला, जितना स्पेस छोड़ के लिखा था उतना स्पेस छोड़ के आपको देखने को ये मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, ये चीज समझ में आई आपको। अब इसके बाद हम एक टैग देखते हैं नेक्स्ट, जो होने वाला है हमारा क्यू। क्यू टैग का क्या यूज होता है, जैसे हम कोटेशन बनाते हैं तो उन्हीं कोटेशन को देने के लिए आप क्यू टैग का यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे क्यू टैग का यूज, जैसे मैंने लिखा HTML, ये स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही लाइन में कॉपी करता हूँ और इसको क्यू टैग के अंदर ले जाके मैं पेस्ट करता हूँ। ये जो टैग मेरा ओपन था इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना? सिंपल सी एक लाइन लिखी है, आप अपना नाम अकेला भी लिख के चला के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रन करने गया तो आप ये देख रहे हैं डबल कोड लग गया, ये मैंने तो नहीं लगाया। तो क्यू टैग का यही काम होता है, डबल कोटेशन में आपको टेक्स्ट को लिखकर आपको दे देता है। अब एक चीज और आती है, एक अच्छा टैग और आता है जिसको हम बोलते हैं साइट। इसको लगाने के पहले मैं वो जो लाइन मैंने कॉपी की थी उसको पेस्ट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैं इसको लगाना चाहता हूँ HTML स्टैंड फॉर, यहाँ पर कौन सा टैग, साइट, CITE, मैंने ये साइट टैग लगाया। अब ये जो साइट टैग है ये क्या करने वाला है, जो हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको ये थोड़ा सा इटैलिक कर देगा। इटैलिक जब कर देगा तो देखने में हमको अच्छा लगेगा। ये देखो आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मैं लाइन चेंजर कर देता हूँ, थोड़ा सा व्यू और अच्छा आ जाएगा।
ये लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके आगे F5 से इसको रिफ्रेश करते हैं, ये नीचे चला गया। अब आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से। ये देखिए स्टैंड फॉर, ये देखिए यहाँ से इटैलिक हो गया टेक्स्ट, उसके लिए हमारा इसका यूज हम कर लेते हैं साइड टैग। अब हमारे पास नेक्स्ट टैग है स्पैम। स्पैम एक्चुअल में कुछ टैग का ऐसा स्पेसिफिक यूज तो नहीं है, लेकिन जब हमें कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसमें हमको फॉर्मेटिंग करना है या सीएसएस लगाना है, फॉर्मेटिंग करना है, उस जगह पे हम स्पैम टैग का यूज कर लेते हैं। इसमें टेक्स्ट तो आपको नॉर्मल ही दिखेगा, टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। टेक्स्ट आपको नॉर्मल ही देखो, हेलो दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। तो फिर भैया जरूरत ही क्या है? जरूरत इसलिए कि जैसे ये टैग में हमको बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, तो अपन ये सब आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, डबल कोट के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर के अंदर जाके मैंने एक्वा कलर दे दिया है ना। ये मैंने सिंपल सी एक सीएसएस लगाई, इनलाइन सीएसएस जिसे हम बोलते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करके ये देखेंगे आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेलो में कलर चेंज हो गया। तो इसके लिए हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, इस पेन टैग का। अब एक और टैग है जिसको हम बोलते हैं मार्क्यू टैग, MARQUE। मार्क्यू टैग में हमने जैसे क्या लिखा, HTML लिखा, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करने वाला हूं तो आप देखेंगे कि जो HTML है वो आपको चलती हुई दिख रहा होगा, ठीक है। राइट साइड से आके लेफ्ट साइड की तरफ ये आपको जाते हुए दिखेगा। अब इस मार्क्यू टैग के अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं कि भैया हमको लेफ्ट से राइट लेके जाना है, राइट से लेफ्ट लेके जाना, जो और भी कलर फॉन्ट ये सारी चीजें हम उनको आगे धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे। अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये अभी फिलहाल में देखते हैं। अब इसके बाद मार्क्यू के बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग का मतलब वो कहां से कहां तक होती हैं, H1 से लेकर S6 तक के बीच में हमारी हेडिंग टैग होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग 1 दे देता हूँ। सबसे पहले तो अपन इसको रन करके देखते हैं ये आउटपुट कैसा देती है। जैसे ही मैंने हेडिंग 1 लिखाया तो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी बड़ी हेडिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो ये हो गया मेरा हेडिंग 1। आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी नहीं चाहिए, तो इसके बीच का कुछ रास्ता है क्या? तो बिल्कुल इसके बीच का रास्ता हमारे पास है। क्या है वो अपन देख लेते हैं। मैं सब सारी हेडिंग एक साथ लगा देता हूँ। क्या क्या कौन कौन सी है मेरे पास, 1 हो गई, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। इनको भी चेंज करना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6 इधर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम गए 6, 5, 4, 3, 2 और 1 हमारी पहले से है। क्लियर है दोस्तों, ये हमने हेडिंग टैग का पूरा बनाया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ आउटपुट। ये देखो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब हमें बहुत बड़ी हेडिंग चाहिए तो हम H1 लिख लेंगे, थोड़ी मीडियम चाहिए तो हम H3 भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि उन्हीं के हिसाब से चलना है हमारा। तो हम इस चीजों का यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी लगभग 20 से 25 टैग होंगे, ये आपके हो गए पूरे के पूरे बेसिक टैग, है ना। तो इनको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में अभी हम पढ़ने वाले हैं इमेज के बारे में, कि इमेज क्या होती है, कैसे काम करते हैं। तो चलिए इमेज को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है? इमेज का सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी ग्राफिक्स को हम ऐड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ग्राफिक्स क्या हो गया हमारा, इमेज हो गया है। इमेज क्या होता है, जनरली इमेज होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी डिटेल्स को हम पिक्चर के माध्यम से जब यूजर तक पहुंचाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो इमेज को लाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है इमेज। उसके बाद हम यूज करते हैं SRC। SRC का मतलब वो सोर्स फाइल जहां पर हमारी इमेज रखी हुई है। डबल कोटेशन लगाएंगे, इसके अंदर आएगा इमेज का एड्रेस। हम इसको URL भी बोल सकते हैं कि भैया वो URL लिख दीजिए, और यहाँ से हम ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये सिंपल सा एक लाइन का कोड है इमेज को इंसर्ट करने के लिए।
अब इस यूआरएल में क्या लिखना है, सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। सपोज करो, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मेरी इमेज किसी फोल्डर में सेव है और उसी फोल्डर में मेरा प्रोग्राम रखा हुआ है जो इमेज वाला है, तो मुझे सिर्फ फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन देना है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये इमेजेस नाम से मेरा प्रोग्राम सेव है और मेरी जो इमेज है लोगो वाली वो डेस्कटॉप पे, ये दोनों ही चीज सेम एड्रेस पर अवेलेबल है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरी फाइल का नाम लोगो है और उसका जो एक्सटेंशन है वो .png। तो मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ जाना, मुझे लिखना है logo.png। अब जैसे ही इतना कोड लिखेंगे, कोड को सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाके रन करके देखेंगे तो आपका लोगो आपके पास देखने को मिल जाएगा। अब भाई लोगो तो मेरा आ गया है, अब मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? तो सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी हाइट लिखता हूँ, तो हमको क्या लिखना है, HEIGST इजिकल टू लगाएंगे, डबल कोड जैसे ही देंगे वो हमसे हाइट पूछेगा कितना देना है। तो मैंने बोला 400 px इसकी हाइट कर दीजिए। आप ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखिए 400 में थोड़ी सी इमेज हमारी और छोटी हो गई है। अब अगर हमको विड्थ बढ़ाना है, WIDTH लिख दीजिए और इसके अंदर भी आप क्या लिख देंगे, इसकी साइज लिख देंगे जितनी आपको इसको करना है। तो मैंने कहा भाई चलो 500 px कर दो इसकी साइज। इसको मैं सेव करता हूं। अब हम कोड को रन रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपकी इमेज देख रहे हैं, आप थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा दिख रही है क्योंकि हमने हाइट कम की हुई है और विड्थ को हमने बढ़ा दिया हुआ है। अभी देखो एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे सपोज करो मैं इमेज का नाम चेंज कर देता हूं अभी, ठीक है, इस नाम की तो कोई इमेज है ही नहीं है। जब मैं इस कोड को जाके रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा, इमेज नहीं दिखेगी, छोटा सा एक विंडो उसी साइज की बन जाएगी और कुछ लिख के नहीं आएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बने तो यूजर के पास मेरा मैसेज चला जाए कि इमेज नॉट फाउंड, इस टाइप से कोई भी मैसेज जो मैं देना चाहता हूं वो मैसेज मुझे देखने को मिले। तो उस मैसेज को डालने के लिए आप एक एक्टिविटी यूज करते हैं, ALT। तो जैसे ही मैंने ALT लिखा, इसके अंदर मैं जो भी मैसेज देना चाहूं, मैंने लिख दिया इमेज नॉट फाउंड, सिंपल है, सेव किया। अब ब्राउजर पे जाके जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है इमेज नॉट फाउंड, ठीक है, इमेज की जगह। तो हम अपना खुद का मैसेज भी जनरेट करके दे सकते हैं। और क्या कर सकता हूँ इमेज के अंदर, एक हम अगर यूज करना चाहें तो इमेज के अंदर हम टाइटल भी लगा सकते हैं। अब ये टाइटल क्या होता है भाई, टाइटल का मतलब हम ये ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये हमारी इमेज कौन से टाइप की है। तो हमने इसमें डाल दिया इंस्टीट्यूट लोगो, ठीक है, सिंपल सा मैसेज डाल दिया हमने, ये ब्राउजर को बताया कि ये इस तरीके की हमारी इमेज है। अच्छा, ये टाइटल डालना हमको दिखेगा नहीं, इसका क्या चेंजेस हुआ, ये हमारे ब्राउजर को बताने के लिए बस हम इसका यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है बॉर्डर की। बॉर्डर अगर हमें लगाना है तो हम वो किस तरीके से लगा सकते हैं, तो हम बॉर्डर के लिए एक टैग यूज कर लेते हैं, बॉर्डर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये रेड लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब HTML5 में ये सपोर्ट नहीं करता। तो इसका मैं एक अल्टरनेटिव वे आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सपोर्ट करेगा। हम देखते हैं एक बार इसको चलाते, क्या ये बॉर्डर डायरेक्ट चलता है, तो ये चल रहा है डायरेक्ट। इमेज हमारी वापस लेके आते हैं तो मैं इसका नाम सुधार देता हूँ जिससे मेरी इमेज वापस आ जाएगी। तो आप देखेंगे इमेज में लोगो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब कई बार ये नहीं चलेगा तो उसके लिए हम क्या करें भाई, बॉर्डर तो हमको डालनी है, फिर हम क्या करें, तो आप सबने देखा होगा एक क्या होता है CSS के लिए, इनलाइन CSS के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हम इस स्टाइल के अंदर जाते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जाके हम वो सारी चीजें लिख देंगे जो जो हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई हमें, जैसे जो मैंने बेथ, हाइट, ये सारी चीजें जो बाहर दी हैं अब मैं उनको अंदर लिखता हूँ। मैंने बोला बेथ कितनी कर दो, 500 px कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला हाइट, मैं यहाँ गया और मैंने क्या बोला, हाइट जो है उसकी उसको भी 500 px कर दो, ठीक है।
हाइट हो गई, विड्थ हो गई, और क्या करना है आपको, जैसे मैंने हाइट भी कर दिया, विड्थ भी कर दिया। बॉर्डर की बात करें तो हम बॉर्डर पे चले जाते हैं। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देखने से पहले हम यहाँ की जो हमने विड्थ और हाइट दी है इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब जब वहाँ दे दिए तो यहाँ इसको देने की ज़रूरत हमको नहीं है। प्रोग्राम को एक बार हम सेव करते हैं और जाके देखते हैं क्या वो वर्क कर रहा है। आप देखेंगे बिल्कुल वर्क कर रहा है। साइज थोड़ा हमारा बढ़ गया, हमने 400 दिया था, अब हमने 500 दे दिया। अब बारी आ रही है कि भैया बॉर्डर कैसे लगा दूं मैं। तो बॉर्डर के लिए एक एट्रीब्यूट हो गया क्या, बॉर्डर। अब जब हम बॉर्डर लगाने जाएंगे तो बॉर्डर के लिए हमें दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि भैया बॉर्डर में हम तीनों चीजें एक साथ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बॉर्डर लिखा, मैंने बोला कि भैया 10 px की तो बॉर्डर लगेगी, पहली बात। दूसरी किस टाइप की लगेगी, आप सॉलिड लगा सकते हो, आप डॉट डैश लगा सकते हो, दो तीन चार प्रकार की बॉर्डर्स होती हैं, आप उन सबको यूज कर सकते हो। कलर मैंने बोला चलो भाई रेड कलर दे दो आप, ठीक है, तो मैंने रेड कलर ले लिया और मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम देखते हैं क्या मेरे इमेज में वो बॉर्डर आई जो मैंने लगाई थी। ये देखिए बिल्कुल हमारी इमेज के ऊपर एक बॉर्डर लग के हमें दिख रही है। तो ये हमारी बॉर्डर वाली प्रॉब्लम हल हो गई। अब बात आती है मार्जिन की कि भैया इमेज तो लेफ्ट में आ रही है, मुझे तो सेंटर में चाहिए, तो हम किस तरीके से करें। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारी इमेज होती है वो इमेज हमारी इनलाइन टैग है, मतलब एक लाइन में ही खत्म हो जाती है। तो उसको ब्राउजर पे जब जाती है तो वो पूरी लाइन की तरह ट्रीट करती है। तो फिर हम क्या करेंगे जिससे हमारा लग जाए, पहले इसमें अलाइन एट्रीब्यूट चल जाता था, अब नहीं चलता। अब चलेगा तो कैसे चलेगा, उसका मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से चलाइएगा। सबसे पहले तो हम इसके जो डिस्प्ले रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, मतलब हम इसको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करने वाले हैं। जब हम इसको ब्लॉक की तरह ट्रीट कर देंगे उसके बाद हम इसमें क्या चला सकते हैं, हम इसमें मार्जिन चला सकते हैं। अब मार्जिन के अंदर जैसे ही आप ऑटो लिखोगे इसका मतलब है कि आप इमेज को सेंटर में लाना चाह रहे हो। ठीक है, अब अगर राइट पे लेने जाओगे तो मॉडर्न लेफ्ट राइट उनसे हम उसको डिसाइड कर सकते। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो इमेज में अभी इतना है। अच्छा एक चीज और जो हम भूल रहे हैं वो ये कि भाई अगर इमेज दूसरी जगह स्टोर हो तो जरूरी थोड़ी कि हम ये उसी जगह पे रखेंगे, बहुत सारा कचरा हो जाएगा अगर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे रहेंगी। तो सेम प्रोसीजर है, जहाँ पे हम IMG टैग लगा के SRC लगा रहे थे, अब उस जगह पे हम उस इमेज का एड्रेस डाल देंगे जहाँ पे वो हमारी इमेज रखी हुई है। सपोज करो कि C ड्राइव में मेरा एक फोल्डर है उसमें मेरी इमेज रखी, तो हम एड्रेस को कैसे लेके आएंगे, चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपको जाना, जैसे C ड्राइव में रखी है मेरी इमेज तो मैं C ड्राइव में चला गया। किस फोल्डर में रखी है, इमेजेस नाम का एक फोल्डर है उसमें रखी है ये वाली मेरी इमेज। अब आप चाहते हैं इसका पूरा एड्रेस या तो आप टाइप करो या इसको कॉपी करो, तो आप एक फॉरवर्ड स्लैश और लगाइएगा तो इमेज जो भी होंगी जितनी भी होंगी अगर एक से ज्यादा भी हैं तो सबकी एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से जो इमेज आपको चाहिए आप उस इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल ए कीजिएगा, कंट्रोल C कीजिएगा जिससे वो पूरा एड्रेस कॉपी हो जाएगा। और बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे वो SRC लिखा था उसके डबल कोट के अंदर जाके आपको वो कोड पेस्ट कर देना है। मतलब ठीक है, आया समझ में। इसको पेस्ट जैसे ही कर देंगे तो आप देखेंगे और इसको सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं किस तरीके से हमको दिखाता है। तो हमने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे नीचे वो वाली इमेज हमको देखने को मिलती है। आया समझ में दोस्तों। तो इस तरीके से हम एक से ज्यादा इमेजेस को ला सकते हैं, उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जमाना है, ये सारी चीजें हैं। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। आप ये प्रोग्राम बना के देखिए अपने सिस्टम पे कैसा क्या आउटपुट आता है। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो हम पढ़ने वाले हैं, हाइपरलिंक। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि भाई जैसे हम गूगल पे कोई डेटा सर्च कर रहे हैं तो एक लिंक जैसे ही हमने सर्च किया तो नीचे 4 5 10 20 वेबसाइट आ गई। हम जब उन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हम सीधे उन वेबसाइट के एड्रेस पर चले जाते हैं। वो जो होता है जो चले जाने वाला प्रोसेस वो बनता है हमारा हाइपरलिंक्स। ठीक है, तो हाइपरलिंक को हम कैसे बनाते हैं अपने वेब पेजेस में, इसके बारे में हम इस क्लास में देखने वाले हैं। हाइपरलिंक को बनाने के लिए आपको एंकर टैग लगता है जिसे हम ए बोलते हैं, HREAF नेक्स्ट एट्रीब्यूट लगता है।
इस एट्रीब्यूट के अंदर हम वो एड्रेस लिखते हैं जिस एड्रेस में हमारी वेबसाइट का एड्रेस बोल लो, फोल्डर का, इमेज का, जिसका भी एड्रेस डालना वो एड्रेस रहेगा। जिस वेबसाइट पे हमको जाना है उस पे उसका एड्रेस हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे और साथ में हम जो ए के अंदर डालेंगे जहां हम क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्लिक मी। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब अपन इसको रन करके देखते हैं किस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है। अभी मैंने अभी कोई एड्रेस नहीं डाला है तो लिंक तो जनरेट हो जाएगी, लेकिन उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक तो हो रहा है, रिफ्रेश भी हो रहा है, लेकिन उस जगह पर हम नहीं जा पा रहे हैं। तो अब हम ये जो डबल कोड है इसके अंदर वो एड्रेस डाल देते हैं जिस एड्रेस पे मुझे अपने कोड को जंप कराना है, इसकी जब भी मैं क्लिक मी पे क्लिक करूं तो वो कहाँ जाए। अब मैं ब्राउजर पे जाके क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे google.com ये हमारा ओपन हो गया। अब लेकिन हो ये रहा है कि जब मैं इसको क्लिक करके लेकर आ रहा हूं तो ये मेरा उसी पेज में खुल रहा है। मैं ये चाह रहा था कि ये जो लिंक है ये मेरी नए पेज में ओपन। तो चलिए देखते हैं हमारा फिर से नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसे हम बोलते हैं टारगेट। टारगेट में आप अंडरस्कोर लगाइएगा और लिखिएगा ब्लैंक। ठीक है, तो ब्लैंक का मतलब यहाँ पर ये है कि भैया हमारा जो वेबसाइट है वो नए पेज पे खुले। अभी इसी पेज पे खुल रहा था, सेम पेज पे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपका वेबसाइट कहाँ खुलने लगेगा, नए पेज पे खुलने लगेगा। तो ये होता है हमारा क्लिक मी सॉरी टारगेट एट्रीब्यूट का यूज। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट कि भाई अगर हमें इमेज की लिंक बनानी हो, अभी तो हमने टेक्स्ट की हाइपर लिंक देखी कि भैया क्लिकेबल इमेज बनाना है, कि भैया अगर मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं, मैं एंकर टैग डाल दे वो हेडिंग टैग डाल देता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे कि हम कहाँ क्या कोड कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे AHREF इजिकल टू में वो जो एड्रेस जो मैंने कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, ये www.com वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस डबल कोट के अंदर ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। टारगेट में अभी नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहे तो टारगेट भी लगा सकते हैं। ये हमारा एंकर टैग यहाँ से क्लोज हो गया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है कि मेरी इमेज लानी है कि भैया मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो वो चीज ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज लेके आना पड़ा था। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है इमेज को लाने के लिए IMG SRC। अगर इमेज सेम लोकेशन पे है तो सिर्फ फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन हम डालेंगे। ठीक है, ये हमने कोड को बनाया। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कैसा आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो हमारी क्या आ गई है, ये इमेज आ गई है। जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूं तो क्या हो जाता है, www.google.com आ जाता है। आया समझ में। यहाँ पे हम किस पे क्लिक कर रहे थे, टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे थे। अब हम किस पे क्लिक करने लगे हैं, हमारी इमेज पे क्लिक करने लगे हैं, जिससे हमारा कंटेंट ओपन हो रहा है। अब इमेज का साइज माइज जो भी हाइट विड्थ जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, इमेज के अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बटन की हाइपरलिंक बनाना चाह रहा हूं कि भैया बटन जैसा आ जाए, तो दो तरीके हैं इसकी लिंक बनाने के। एक तो सिंपल सा है कि आपने जो टेक्स्ट लिख रहे थे यहाँ क्लिक में, इसकी फॉर्मेटिंग कर दीजिए तो फिर वो बटन जैसा दिखने लगेगा। या फिर बटन के अंदर अगर आप बटन टैग से ही बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बटन। इसके अंदर इवेंट होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ऑन ओवर माउस ओवर, ऑन फोकस, ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अभी हम क्लिक की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, हमने ऑन क्लिक लिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक मेथड का यूज होता है। इसके लिए आपको अगर डॉक्यूमेंट उसको पेज को खोलना है तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। ठीक है, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन लिखते हैं फिर आप लगाएंगे डबल कोट, फिर आप लगाएंगे सिंगल कोट। ठीक है, इन दोनों ही सिंगल कोट के अंदर आपने जो एड्रेस कॉपी किया होगा या जिस वेबसाइट पे आपको जाना है उस एड्रेस को कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आप ब्रैकेट लगाइएगा, ये बंद हो जाएगा। अब ये तो बन गई हमारी लिंक,
कि जहां पर वो हमारा कंट्रोल जाएगा। अब सेम प्रोसीजर बटन के ऊपर क्या नाम देना है, तो मैंने बटन के ऊपर लिख दिया क्लिक मी। ठीक है, ये मैंने बटन के ऊपर लिखा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, हाइपरलिंक की तरह ही है, बस हाइपरलिंक में एचआरईएफ एट्रीब्यूट का यूज हो रहा था और डायरेक्ट हम वेबसाइट का नाम दे पा रहे थे। बटन के साथ क्या हो रहा है, ऑन क्लिक इवेंट का यूज होगा, जिसके अंदर मेथड लगा लेते हैं हम। कौन सा लगेगा, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए क्लिक मी आ गया लिखा हुआ है। मैं अच्छे से जूम करके बताइए, देखिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो आपका गूगल वाला पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको रन करके देखिएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं टेबल टैग के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं टेबल टैग की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं टेबल टैग के बारे में कि टेबल क्या होता है, कैसे काम करता है। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पेपर में भी आता है बहुत, और काफ़ी यूजफुल भी है। तो सबसे पहले हम टेबल को बनाने के लिए जो टैग यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा टेबल का टैग होता है। टेबल लिखते हैं, टेबल आ जाता है। ठीक है, अब टेबल के अंदर क्या होती है, रो होता है और कॉलम होता है और सेल होता है जनरली। ठीक है, तो टेबल के अंदर जब हम एक रो को क्रिएट करते हैं तो उस जगह पे हमको जो टैग लगाना पड़ता है वो क्या होता है, हमारे पास टी आर टैग होता है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने हेडिंग को बनाने के लिए एक अलग से टैग दिया हुआ जिसको हम बोलते हैं टी एच। टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। सपोज करो हम एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं तो हमने क्या ले दिया, एम्प्लॉय आईडी दे दिया पहला कॉलम। दूसरा, टीएच के अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर हम दे देते हैं एम्प्लॉय का, सॉरी फर्स्ट नेम दे देता हूं मैं, फर्स्ट नेम। और एक और टीएच क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, लास्ट नेम। ठीक है, अब एक और कॉलम क्रिएट करता हूं मैं जिसके अंदर दे रहा हूं मैं सैलरी। ठीक है, अब हमने ये एक हेडिंग तैयार कर ली। मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं आपको, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब आपको ये लग रहा है सब सिंपल सिंपल सा दिख रहा है, एक ही लाइन में दिख रहा है, तो हम टेबल के अंदर एक टैग लगा देते हैं, एक एट्रीब्यूट लगाते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर का साइज डाल देते हैं, जितनी मोटी पतली आपको बॉर्डर चाहिए वो। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको बॉर्डर भी दिखने लगी। अब हमको नेक्स्ट रो क्रिएट करना है तो फिर से क्या लगाएंगे, हम टी आर लगाएंगे। टीआर के अंदर डेटा अगर भरना है, तो अगर देखो हमने सीरियल नंबर नेम दिया वो तो बोल्ड हाईलाइट करके दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर डेटा देना है तो हमने क्या लगाया, वन टीडी लगाया। तो टीडी के अंदर पहला कॉलम जो हमारा हमने बनाया था उसमें हमने क्या बोला था, एम्प्लॉय का आईडी। तो ये मेरा पहला टीडी टैग में मैंने क्या डाल दिया, एम्प्लॉय का आईडी डाल दिया। दूसरे में मैंने क्या डाला था, उसका फर्स्ट नेम, तो मैंने ये फर्स्ट नेम डाल दिया। फिर एक से टीडी लिया जिसके अंदर मैं उसका लास्ट नेम डाल देता हूं, और एक टीडी और हम लेते हैं जिसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, सैलरी डाल। ठीक है, और यहाँ से टीआर हमारा बंद हुआ। तो कुल मिला के इस हेडिंग के हिसाब से ये हमने रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, क्या वो रिकॉर्ड हमारे ब्राउजर पे दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है हमारे ब्राउजर पे। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि भैया और कितने रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यही रिकॉर्ड फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार अपन ने कितनी बार कर लिए, 3 बार पेस्ट कर दिए शायद मैंने, हाँ। तो 101 था, एक 102 हो गया। नाम बदल के मैंने यहाँ पे प्रिया कर दिया सिंपल, और सैलरी को 40,000 कर दिया। यहाँ पे रिकॉर्ड 101 की जगह पे 103 कर दिया। नाम बदल के मैंने लक्षिता कर दिया और सैलरी को 40,000 कर दिया। अब एक और बचा है 104, नाम कर दिया मैंने पूजा पटेल, और इसके अंदर सैलरी इतनी रही। सेव किया इसको हमने, और हम इस ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं किस प्रकार से दिखता है। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से इसका व्यू हमें देखने को मिल सकता है। अब आप टेबल के अंदर और क्या क्या लगा सकते हैं, आप टेबल के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओ, क्योंकि मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं पर उनको सुधारते हैं। सबसे पहले मैं बॉर्डर ही डाल रहा हूँ,
अब आप बोलोगे सर एक बार तो बॉर्डर डाल दिया, फिर से डालने की क्या जरूरत? अभी समझ में आएगा कि क्यों ना। 10 px दिया, बॉर्डर का टाइप में सॉलिड दिया, और बॉर्डर के कलर में मैं एक्वा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर डाली। अब आप इसका प्रीव्यू देख लो, F5 से रिफ्रेश किया, आया समझ में ये क्यों डाल रहा था मैं? ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे? तो आप हाइट एक एट्रीब्यूट लगा दो, हाइट के अंदर जाके आप लिख दो कितना आपको चाहिए। मैंने 300 px दिखा, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो लंबी लंबी सी दिखने लगी आपको थोड़ी सी। अब मुझे कर रहा कि मुझे थोड़ा सा चौड़ा भी करना है, चौड़ाई भी चाहिए, तो चौड़ाई के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? चौड़ाई के लिए होता है विड्थ। आप विड्थ लगा दो, मैंने कहा 400 px करो उसको। जैसे ही आप 400 px करते हैं तो ये टेबल आपकी इस प्रकार से दिखाई देती है। अब इसमें जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कैप्शन। कैप्शन क्या करता है? एक हिसाब से टेबल की हेडिंग हो गई हमारी, मेन हेडिंग जिसे हम बोल सकते हैं, वो हो गया हमारा। जैसे मैं इस टेबल के ऊपर हेडिंग देना चाह रहा था एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक, ये मैंने डाल दिया। अब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल के ऊपर जो है वो लिख कर आने लगा क्या? एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये जो नाम है ना बहुत पास में है इसके, मुझे इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर करना है। उसके लिए टेबल के अंदर ही एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, टेबल में डायरेक्ट लगेगा वो लगेगा सेल पैडिंग। अब सपोज करो ये मैंने 10 लगा दिया, आप अपने हिसाब से चेक करके देख लीजिएगा कितने में सही आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 10 लगाया। अब अपन रन करके देखते हैं एक बार, तो क्या वो नाम में जगह बची? बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ से आ गया हमारा, जहाँ लोकेश लिखा था इसके पहले थोड़ी सी जगह छूट गई। आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास एक और टैग होता है सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है कि इन दोनों सेलों के बीच का गैप बढ़ा देगा। मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं इसलिए आपको समझ में आएगा, बाद में अपन कम कर देंगे। मैं जैसे ही F5 करता हूँ ये देखो बॉक्स बन के आने लगे। इस सेल और जैसे ये सेल है एक सेल ये है, दोनों के बीच का जो गैप है ना वो क्या बताएगा हमको? सेल स्पेसिंग। मैं इसको अभी 5 कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा है, 5 मेरे हिसाब से ठीक रहता है। ये देख, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, हम क्या और कर सकते हैं इसमें? तो हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो देखने को मिलती है, वो है हमारा टेबल का हेडर। एक्चुअल में टेबल का हेडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टीएस दिए तो हेडिंग तो वैसे ही बन जाती है, लेकिन टैग दिया तो हम पढ़ लेते हैं। तो हमने इसके अंदर टीएस लिखा, सॉरी टी हेड के अंदर भी हमने क्या लिखा? टीएस लिखा। ऐसे सपोज करो मैं 2026 रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, है ना? ठीक है, अब देखिए कि 2026 के अंदर अगर अपन ने कॉल स्पैन या रो स्पैन नहीं किया तो क्या होता है? मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूं तो 2026 हमको एक ही सेल में दिख रहा है। मेरा काम ये है कि ये जो चार सेल हैं, ये चारों को मिला के मुझे एक करना है 2026 वाला। तो इस कंडीशन के लिए हमको ये जो टीएच है इसके अंदर लगाना पड़ेगा कॉल स्पैन 4, क्योंकि चार रो को मिला के करना। तो मैं कॉल स्पेन जैसे ही पूर्ण लगाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे पूरे में फैल के दिखने लगा 2026। ठीक है, अब जैसे हमने ये टी हेड लगाया था वैसे ही हम क्या लगा सकते हैं? टी फूट लगा सकते हैं, जिसको टी फूटर भी बोल सकते हैं, कुल मिला के टेबल का फूटर। हेडिंग क्या लगाया? टी एच। अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? कॉल स्पेन करना पड़ेगा, कितना? 4। लिखना क्या है? मैंने बोल दिया जुलाई रिकॉर्ड, ये लिख दो उसमें। अब फूटर कहाँ आता है? हमने भले ही इसको ऊपर लिखा है, लेकिन फूटर हमेशा टेबल के नीचे आएगा और हेडर हमेशा टेबल के ऊपर आएगा, चाहे आप उसको कहीं भी लिख दीजिए। देखिए जुलाई रिकॉर्ड आ गया नीचे, और 2026 रिकॉर्ड कहाँ चला गया मेरा? ऊपर चला गया। अब एक चीज और आप देखिए यहाँ पे, ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिखा है, इसकी जगह पे हम फुल नेम भी तो लिख सकते हैं दोनों कॉलम को मिला के। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो फर्स्ट नेम है इधर जाके आप क्या कर दीजिएगा? कॉल स्पेन कर दीजिएगा, और कितना कर दीजिएगा? 2 कर दीजिए। अभी 2 क्यों करना है इसका कारण बताना, क्योंकि मुझे दो कॉलम को मिलाकर एक करना है, इसलिए मैंने उधर क्या कर दिया? 2 कर दिया।
हम इसको जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यार अब एक समस्या आपको दिखी होगी कि भैया सैलरी तो बाहर चला गया, लास्ट नेम में आपको सैलरी दिखाने लगा। क्यों दिखाने लगा? कि जैसे ही आपने कॉल स्पेंड टू किया यहाँ पर, इसका मतलब आपने इसको और इसको मिला के एक कर दिया, इन दोनों जगहों को। जब इसको इसको मिलाकर एक कर दिया तो एक तो ये हो गया, फिर एक ये काउंट कर देगा। इसके लिए मुझे ये जो लास्ट नेम मैंने लिखा हुआ था इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा कि भैया उन दोनों कॉलम को ही मिला के तो मैंने एक किया है। तो अब आप जब आउटपुट देखेंगी तो वो आपको नॉर्मल दिखेगा। भैया ऊपर वाले सेल में फुल नेम लिखा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारा अलग होता है। अगर मैं रो पे करना चाहूँ तो जैसे 40,000 दो जगह सैलरी लिखी, मुझे एक ही कॉलम में कर दो इसको। तो पहले ये 40,000 लिखा है, हम उस पे जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे, रो स्पेन कर देते हैं। कितना करना है, दो कॉलम को दो रो को मिला के एक करना है। तो ये जो नीचे वाला जो हमने डेटा भरा है उसमें 40,000, उसको हमको हटा देना है। और जब आप उसको जाके रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखेंगे आपको ये 40,000 दिखेगा जो कि वहां पे जुड़ गया। आया समझ में? इतना कोई डाउट तो नहीं है इधर तक? चलिए अब आ जाते हैं अपन बैकग्राउंड कलर की बात कर लेते हैं। जैसे भैया वो मैंने जो टी हेडर और फूटर लगाया था उसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। तो चलते हैं टी हेड की तरफ और इसके अंदर क्या लगाते हैं, हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं। इसके अंदर क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। कौन सा कलर दे देते हैं, एंटीक्यूट वाइट दे देते हैं। इसको जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये कलर आ गया। आया समझ में? अगर आपको इस टीआर के ऊपर लगाना, जिस पे भी आपको लगाना, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाइए, उसके अंदर लिखिए बैकग्राउंड कलर और जो भी कलर आपको देना है, ठीक है, वो कलर आप दे दीजिए। सेव कीजिए और आपका आउटपुट चेक कीजिए, वो कलर आपकी प्रोफाइल में, आपकी टेबल में डल जाए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका टेबल का लगभग लगभग सारे ऑप्शन। कुछ स्टाइल के ऑप्शन है, स्टाइल के ऑप्शन ऐसे कोई स्पेसिफिक टीएच के अंदर कुछ करना चाह रहे हो तो उस टीडी या टीएच के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगा लो, उससे कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि स्टाइल एट्रीब्यूट सिर्फ हेड में ही लगेगा या टेबल में ही लगेगा। जहां आपकी जरूरत है, जो भी टैग में आपकी जरूरत है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, वो फॉर्मेटिंग आप करके देखिएगा तो वो चलेगा। टी स्टाइल एट्रीब्यूट, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो ये प्रोग्राम बना के देखिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट टैग के बारे में कि लिस्ट क्या होता है, कैसे काम करती है, कितने प्रकार की लिस्ट हमारे पास होती है। हम उसको देख लेते हैं। उसका प्रोग्राम हम नोटपैड पे बना के देख लेते हैं, जिससे दोनों एडिटर क्लियर हो जाए। कोई अगर नोटपैड पे प्रैक्टिस करता है और कोई अगर वीएस कोड पे करता है, तो अभी हम ये वीएस कोड पे कर रहे हैं, अब हम नोटपैड पे हमारे लिस्ट वाला प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे लिस्ट की तरफ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लिस्ट कितने प्रकार की होती है। एचटीएमएल में जनरली लिस्ट थ्री टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं नेक्स्टेड लिस्ट। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं चार टाइप की लिस्ट हमारे एचटीएमएल में होती है। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में, उसमें क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो बॉडी टैग के अंदर पहला टैग लगेगा हमारा ओ एल टैग। ओ एल टैग के अंदर ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के बाद क्या होता है, उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट के आइटम्स होते हैं कि भैया हमें किन किन आइटम्स की लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट लगता है वो लगता है एल आई। तो जैसे हमने इसके अंदर लिखा रैम, फिर मैंने इस एल आई को क्लोज कर दिया। दूसरा एट्रीब्यूट जो मैं लिखने वाला हूँ वो हो गया मेरा रोम। करना कुछ नहीं है अपन को, फिर से एक एल आई एट्रीब्यूट लेना है, एल आई टैग लेना है। उसके अंदर जैसे मैंने रोम लिखा और इस एल आई टैग को हमने फिर से क्लोज किया। चलो ये को ले लेते हैं, जिसके अंदर मैं एल आई लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेमोरी। और इस एल आई टैग को भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्लोज करने वाले हैं। ओएल जब हमने ओपन किया है तो हम ओएल टैग को भी क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? क्या किया हमने, सबसे पहले ओएल टैग ओपन किया, उसके अंदर जितने भी पॉइंट हमें बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट बनाए हैं तो 3 पॉइंट बन के आ जाएंगे। और यहाँ से मैंने ओएल को क्लोज कर दिया। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। मैंने ऑर्डर
डॉट HTML के नाम से प्रोग्राम को सेव किया। ये मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है। एक बार हम रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 ये पॉइंट हमने तो डाले नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। और ये जो लाइन आप देख रहे होंगे तो मैंने वहाँ एक HR टैग लगाया है जिससे आपको अलग-अलग समझ में आ जाए। तो ये HR टैग लगा, इसके लिए वो लाइन जनरेट हुई है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल ऑर्डर लिस्ट की भैया कैसे लिस्ट को हम बनाते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लिस्ट को समझाओ, आप इतना भी समझा सकते हो। अब दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो मैं इसी लिस्ट को कॉपी कर रहा हूँ। अभी लिस्ट जो स्टार्ट हो रही है हमारी 1 2 3 से हो रही है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप एट्रीब्यूट बोलते हैं। मैंने बोला कि मेरी लिस्ट कैपिटल के ए से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने कैपिटल ए लिख दिया इस टाइप के अंदर इजिकल टू लगा के, तो आप देखेंगे अब आपकी जो दूसरी लिस्ट बनी वो कहाँ से स्टार्ट हो गई है, ABC से स्टार्ट हो गई है। अब ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, तो मैं सबका एक-एक किसी को कॉपी पेस्ट करके एग्जांपल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसके अंदर लिख सकते हैं स्मॉल का ए। अब जिसके अंदर स्मॉल का ए लिखेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट लिस्ट बनेगी वो किससे बनेगी, स्मॉल के ABC से बनेगी। आप देखेंगे तो ABC से लिस्ट आ गई हमारी नेक्स्ट। इसके बाद और क्या लिख सकता हूँ मैं, तो और मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर रोमन लेटर। रोमन का जैसे आई होता है तो एक स्मॉल वाला भी होता है, एक कैपिटल वाला भी होता है। सबसे पहले मैं स्मॉल वाला लिखता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे रोमन का स्मॉल वाला आई आ गया आउटपुट में। और हम इसको फिर से पेस्ट करते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम कैपिटल का आई भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम कैपिटल का आई लिखेंगे तो अब हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होने लगेगी, कैपिटल की आई से स्टार्ट होने लगेगी। आया समझ में क्या क्या लिख सकते हैं। इसमें आप 1 2 3 मेंशन कर सकते हो, आप 1 भी लिख सकते हो, तो लिस्ट आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इतना समझ में आया दोस्तों। तो जो टाइप एट्रीब्यूट होता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैपिटल का ए लिख सकते हैं, स्मॉल का ए लिख सकते हैं, रोमन का आई लिख सकते हैं स्मॉल में प्लस कैपिटल में, और 1 2 3 वाले नंबर्स भी हम लिख सकते हैं। अब मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, अगर मैं ये चाहता हूं कि जो लिस्ट है मेरी वो रिवर्स से चालू हो, उल्टी चालू हो, मतलब मैं ये चाह रहा था कि लिस्ट 3 2 बना जाए। अभी क्या आ रहा था, 1 2 3 आ रहा था, तो मैं इसको रिवर्स कैसे करूं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर जाके आपको क्या लिख देना, रिवर्स लिख देना। तो जैसे ही आप इसके अंदर रिवर्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट लिस्ट बनी होगी वो कहाँ से चालू हो गई है, आपकी 3 2 1 से चालू। आया समझ में दोस्तों। एक वेरिएशन और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, कि अगर आप ये चाह रहे थे, ये तो रिवर्स हो गया, जहां से आपकी लिस्ट आ रही थी वहां से उसको उसने उल्टा कर दिया। अब मैं ये चाह रहा था कि मेरी लिस्ट जो है वो स्टार्ट ही 10 से हो। भाई मुझे नहीं करना 1 से चालू, मुझे अपनी लिस्ट को 10 से चालू करना, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखकर क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। तो मैं जैसे ही 10 लिखता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आपकी जो नेक्स्ट लिस्ट बनी 10 11 12 इस तरीके से आ रही। क्लियर है दोस्तों। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है, भाई मैं ये चाह रहा था अब कि भाई मेरी लिस्ट 10 से स्टार्ट हो और रिवर्स ऑर्डर में आए, मतलब रिवर्स भी हो जाए और स्टार्ट भी 10 मतलब 10 से हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं रिवर्स, और उसी के साथ हम क्या लगा देते हैं, स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा देते हैं। उसके अंदर हम एक वैल्यू लिख देते हैं 10। क्लियर हुआ। अब आप जाके इसको सेव कर लीजिए, और जब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10 9 8। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 10 11 12 आ रहा है क्योंकि हमने स्टार्ट लगाया 10 से, लेकिन हमने यहाँ पे रिवर्स का यूज किया है, इसलिए स्टार्ट हुई हमारी 10 से, रिवर्स लगाया तो उल्टा, 10 से उल्टा 9, फिर 9 का उल्टा 8, इसलिए वो नंबर इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। आया समझ में दोस्तों। तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गई हमारी पूरी तरीके से। ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले सिंपल सा टैग याद रखिएगा, OL लगता है जिससे ऑर्डर लिस्ट बनती है, और उसके अंदर जितने भी आइटम आएंगे उसके अंदर क्या लगेगा, आपका LI टैग लगेगी। ये सिंपल लिस्ट का इतना कोड है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप वाले की। तो टाइप अगर आप लगाते हैं तो टाइप के अंदर कैपिटल का ए, स्मॉल का ए, रोमन का स्मॉल वाला आई, कैपिटल वाला आई। अगर लिस्ट को उल्टा करना है तो आप रिवर्स का यूज कर लो। अगर आप अपने मन से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्ट का यूज कर लो। अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हो तो आप उसमें रिवर्स स्टार्ट का यूज कर लो। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको ये ऑर्डर लिस्ट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। क्या होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, अभी हमने क्या लगाया था टैग,
OL लगाया था, अब हम क्या लगा देंगे, UL टैग लगा देंगे। दोनों में बस ये डिफरेंस है फिलहाल में, याद करने के लिए आसान हो जाएगा कि ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लगता है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL लगता है। बाकी लिस्ट आइटम आप आपके मन से जितना भी डालना चाहें आप उतना डाल सकते हैं। ठीक है, एक मैंने डाल दिया, दूसरा और मैं डाल देता हूं, दूसरे के अंदर मैं रोम डाल देता हूं, एक और लिख देता हूं मैं मेमोरी के लिए, LI, यहाँ पे जाके अपन लिख देते हैं मेमोरी। इस लिस्ट आइटम को भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्लोज करने वाले। ऑर्डर लिस्ट को हमने यहाँ से, अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। ये प्रोग्राम मेरा अनऑर्डर लिस्ट के नाम से सेव है। मैं अपन डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये प्रोग्राम देखते हैं कहाँ पे सेव है। ऑर्डर का ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये यहाँ पे सेव है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें ऑर्डर लिस्ट में आपको नंबर दिख रहे थे, इसमें आपको डॉट सर्कल दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर से भरा हुआ बोल्डेड डॉट सर्कल आपको देखने को मिल रहा। तो ये हमारा किससे आया है, ये हमारा आया है अनऑर्डर लिस्ट के। अब बात ये आती है कि भाई अनऑर्डर लिस्ट में भी क्या टाइप एट्रीब्यूट चलता है, तो जी हाँ बिल्कुल चलता है हमारा टाइप एट्रीब्यूट। तो भाई टाइप एट्रीब्यूट में हम कैसे डेटा डालेंगे, तो टाइप एट्रीब्यूट के लिए आपको कुछ नहीं करना, जहां आपने यूएल लिखा था इसके अंदर लिखिए आप टाइप इजिकल टू। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसमें पहला जो ऑप्शन आपका जा सकता है वो है सर्किल। अब आप बोलोगे सर ये सर्किल तो उसमें भी बना है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसका सर्किल में अंदर डेटा फिल नहीं होगा, अकेला आउटलाइन पे आपको इस तरीके से दिखेगा, अंदर भरा हुआ नहीं दिखेगा। आया समझ में आपको। अब सर्किल के अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फिर अपन, इसके अंदर आप जाइएगा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप स्क्वायर लिख सकते हैं, SQUARE, स्क्वायर लिख दीजिए आप। सेव कीजिएगा, कोड को रन करके देखते हैं अपन कैसा आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। तो स्क्वायर में हमको इस तरीके से दिखने का मिलता है। क्लियर है। एक और है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट की तरह होता है। जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम 1 लिखें ना लिखें, लिस्ट 1 से स्टार्ट होगी, ऐसे ही इधर भी आप DISC लिखो या ना लिखो, लिस्ट आपकी हमेशा ब्लैक भरा हुआ सर्कल से ही स्टार्ट होगी। मैंने DISC लिखा, एक बार इसका आउटपुट भी देख लेते हैं रन करके। तो ये देखेंगे नीचे इसका आउटपुट, ये देखिए आया। अब कई बार ऐसी कंडीशन बनी कि मुझे भाई ये चाहिए भी और फिलहाल में कोई लिस्ट में मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मतलब आगे कोई गोल सर्किल मलकिल कुछ ना मिले, तो उस कंडीशन में आप टाइप एट्रीब्यूट में जाकर नन लिख दीजिए। आप जैसे ही नन लिखेंगे, उससे होने क्या वाला है, उससे होने ये वाला है कि लिस्ट तो आपकी बन जाएगी, लेकिन उसके आगे कोई भी सिंबल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, ये भी समझ में आई होगी आपको। पहला सिंपल लिस्ट में आपको कोई भी टाइप नहीं देना, दूसरे में अगर आपको टाइप देना है तो हम क्या क्या दे सकते हैं, तो हम सर्किल दे सकते हैं, हम स्क्वायर दे सकते हैं, हम DISC दे सकते हैं और हम नन दे सकते हैं अगर हम कोई भी चीज को नहीं चाहते हैं तो। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ कि भैया डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का सिंपल सा मतलब किसी टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो पहला टैग लगता है वो लगता है हमारा DL। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैंने DL को ओपन किया और यहां से जाके मैं DL को क्या करने वाला हूँ, क्लोज करने वाला हूँ। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर हम किस तरीके से डेटा लिखते हैं, तो सबसे पहला टैग इसके अंदर लगता है DT, डिस्क्रिप्शन टर्म जिसे हम बोलते हैं, डिफाइन द आइटम ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा रैम, और इस DT टैग को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्लोज। अब इस रैम के बारे में अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लिखना है, उसके लिए मेरे पास टैग लगेगा DD, डिस्क्रिप्शन डेटा जिसे हम बोलते हैं। अब सपोज करो मैं रैम का क्या लिखूं, हाँ रैम का फुल फॉर्म लिख देते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस और मेमोरी, ये हमारा फुल फॉर्म हुआ। यहां से हमने DD को क्लोज कर दिया। क्लियर है दोस्तों। अब हमारी ये लिस्ट DL वाली कंप्लीट हो गई है। हम इसको रन करके देख लेते हैं ये किस तरीके से चलता है। हमने रन किया तो आया समझ में आपको किस तरीके से, रैम और रैम के नीचे स्पेस छोड़ के हमारा आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अब बात ये आती है कि भाई क्या एक ही लिख सकते हैं? फिर से अगर हमको रोम का लिखना है तो फिर से अलग से बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं बनाना। आप इसी को कॉपी कर लीजिए और इसी के जस्ट नीचे आप इसको पेस्ट कर लीजिए। जहाँ आपने रैम लिखा था वहाँ आप रोम कर दीजिए। जहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा था उस जगह पे आप कर दीजिए रीड ओनली मेमोरी। ये हमने किया रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है दोस्तों? अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने रन किया तो रोम आ गया, उसके नीचे क्या आ गया लिख के, रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्टेड लिस्ट क्या होता है, कि भैया कैसे काम करता है हमारा नेक्स्टेड लिस्ट। तो नेक्स्टेड लिस्ट के लिए आप देखिए, जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना दे तो हम उसको क्या बोलना है, नेक्स्टेड लिस्ट बोलना है। जैसे मैंने ओएल लिखा, एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं दो लिस्ट आइटम दे रहा हूँ। पहला मैंने चलो रैम ही दिया और इस लिस्ट आइटम को अपन ने क्लोज किया। दूसरा जो मैंने आइटम लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है रोम, और इस लिस्ट आइटम को भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज। यहां से मैंने अपनी अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। अब जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा, मैं इसको रन कर लेता हूँ, किस नाम से सेव है, नेक्स्टेड। जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो फिर हम देखते हैं क्या दिखता है हमको। हमने देखा ये तो HTML लिस्ट किस नाम से है, नेक्स्टेड नाम से सेव है। किधर गई, ये मिल गई। इसको हमने रन किया तो आप देखेंगे क्या दिखा हमको, सिंपल रैम और रोम हमको देखने को मिला। अब रैम और रोम लिखने को मिला, अब हमको इसके अंदर टाइप भी बताने थे कि भैया रैम कितने टाइप की होती है मेरी, रोम कितने टाइप की होती है। तो उस कंडीशन पे हमको क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको नेक्स्टेड लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे मेरा ये LI था उसके अंदर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ OL कर, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर मैं कौन कौन से लिस्ट आइटम दे रहा हूँ, पहला मैंने दिया कि भैया रैम कितने प्रकार की होगी, मैंने बोला एक तो हमारी एस रैम हो गई और दूसरी हमारी क्या हो गई है, डी रैम होने वाली है। ठीक है, और यहां से मैं लिस्ट आइटम को क्लोज कर देता हूं। यहां से मैं जो मैंने ऑर्डर लिस्ट चालू की थी उस ऑर्डर लिस्ट को क्या करने वाला हूं, क्लोज करने वाला हूं। क्लियर है दोस्तों? तो ये एक लिस्ट है हमारी, एक तरीके से बोल सकते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट, तो जब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरी अनऑर्डर लिस्ट, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर लिस्ट ही बनाओगे, आप अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हो। तो आप देखेंगे रैम के अंदर थोड़ा सा अंदर जाके ये 1 और 2 करके 2 पॉइंट आ गए हैं। अब अगर मुझे रोम के अंदर फिर से यही लिखना, तो मैं फिर से इसी कंटेंट को कॉपी कर लाऊं और जो रोम लिखा हुआ था मेरी ये वाली लाइन, इसके नीचे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्या होने वाली है, ऑर्डर लिस्ट बनने वाली है फिर से। तो हम इसके अंदर डेटा चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कहा ये कितने टाइप की होती है, एक तो पी रोम हो गया, दूसरा हम देखते हैं तो क्या होता है, ई पी रोम होता है, तीसरा हमारा ई ई पी रोम होता है। चलो हम उसको भी लिख ही देते हैं। तो हम उधर गए और हम एक और लिख देते हैं ई ई पी रोम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी नेक्स्ट लिस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम डेस्कटॉप में जाके देखते हैं तो ये हमारी नेक्स्ट लिस्ट के पॉइंट हमको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं फॉर्म के बारे में कि फॉर्म टैग क्या होता है, कैसे काम करता है। फॉर्म भी एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि फॉर्म जैसे आप कोई वेबसाइट बनाओगे, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, आप कॉन्टेक्ट अस हो गया, इस तरीके के आपको फॉर्म बनाने की आवश्यकता पड़ती है किसी भी वेब डेवलपमेंट में। तो हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो टैग होता है आपके पास, वो होता है हमारे पास कौन सा, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग हम लगा देते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर्म। मैं अभी इसमें फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सीधा सिंपल सिंपल टैग बता रहा हूँ आपको। और अगर फॉर्म को और अच्छे से बनाना है तो फिर आप टेबल पे स्विच कीजिए। टेबल के साथ बनाएंगे तो फॉर्म बहुत ही प्यारा बनता है। उसका एक सेपरेट वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उसको जाके भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली फील्ड में ले रहा हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये हो गई मेरी पहली फील्ड। अब
अब मुझे इसके सामने क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आप जो टैग यूज करते हैं वो टैग यूज करते हैं इनपुट। अब इनपुट के अंदर एक टाइप नाम का क्या होता है, हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। जब टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, इससे क्या होता है भाई, इससे होगा कि जैसे ही टाइप के अंदर हमें क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, टेक्स्ट लिख देंगे। अब इसका एक नाम अगर आप डालना चाहें तो आप नाम भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ तो मैंने एफ नेम करके इसका एक नाम रख दिया। क्लियर है, इसको क्लोज करते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या मेरे ब्राउजर पे वो दिखा। मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। फॉर्म नाम से मैंने प्रोग्राम को सेव किया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, अपन दूसरी फील्ड बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बी आर नहीं लगाऊं तो क्या होगा, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं दूसरी फील्ड बना रहा हूँ कि भैया पासवर्ड डालना है मुझे, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इनपुट, वो एक टाइप एट्रीब्यूट। अब जहां पे हम टेक्स्ट लिख रहे थे उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब पासवर्ड लिख देंगे। नेम जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ। अब अगर मैंने बी आर का यूज नहीं किया तो अब आपके कोड को देखेंगे वो दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना था, इनकी लाइन चेंज करना था। तो मैं क्या लगा देता हूँ, बी आर लगा देता हूँ। बी आर से क्या हो जाएगा, लाइन चेंज। लेकिन अभी भी बहुत पास पास दिख रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक बी आर टैग और लगा देते हैं। अब ये दो लाइन छोड़ देगा, एक एक कंट्रोल से वो एक लाइन के नीचे आ जाएगा, दूसरी कंट्रोल से थोड़ी सी लाइन छोड़ के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये दो बी आर को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार मुझे ये लिखना नहीं पड़ेगा कि बी आर को मैंने फिर से पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फील्ड जो हम बनाने वाले हैं, एड्रेस बनाने वाले, ठीक है। तो एड्रेस के लिए क्या लगता है, एड्रेस के लिए लगता है टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक रोज होता है और एक कॉलम्स के लिए कॉल होता है, कॉल्स होता है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 4 रो दे दीजिएगा, कॉलम के लिए मैंने बोला कॉल्स में मुझे 20 कॉलम्स की इतनी जगह दे दीजिएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ, टेक्स्ट एरिया को क्लोज करता हूँ। अब हम आउटपुट देख लेते हैं क्या ये बना। ये देखिए, आप टेक्स्ट एड्रेस के लिए मुझे ये बॉक्स देखने को। नेम हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, सिंपल टेक्स्ट। पासवर्ड फील्ड में क्या हो रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड की तरह एस्ट्रिक में स्टार जैसे बन के आ रहा है। एड्रेस में मैं लिख सकता हूँ लाइन्स, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट एरिया के बाद अगर जैसे मुझे किसी का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, या कॉन्टेक्ट नंबर बोल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मैं ये चाह रहा था कि कोई भी इस फील्ड में नंबर के अलावा कुछ भी ना डाल पाए। तो उस कंडीशन में इस फील्ड को क्या कर दीजिएगा, नंबर टाइप का कर दीजिएगा। नेम मैंने एट्रीब्यूट लिया, एम नंबर मैंने इसका नाम डाल दिया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, आया समझ में। तो हम यहाँ पे एक बी आर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं सबसे पहले। अब हमारा आउटपुट देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये मोबाइल नंबर आ गया। मैं देखो टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही नंबर लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं इसके अंदर मोबाइल नंबर्स को, नंबर वाली फील्ड को लिख पाऊँ। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसके बाद जैसे मैं बात करूं कि जैसे मुझे किसी का सिटी बनाना, सिटी सिलेक्ट करना कि भैया ये बंदा कहाँ से आता है, तो मैंने सिटी लिया। इसके अंदर एक टैग होता है सिलेक्ट, ठीक है, हमने लगाया सिलेक्ट टैग। अब सिलेक्ट टैग के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन देना है, उसके लिए हमारे पास टैग होगा ऑप्शन। पहले तो मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप क्या लिख दो, सिलेक्ट ही लिख दो, ठीक है। आप ये सिलेक्ट ही लिखा रहना चाहिए पहले वाली जगह पे तो। और दूसरा, इसी ऑप्शन को मैं नीचे गया और ऑप्शन देना, सिटी के नाम देना है मुझे, तो मैं ऑप्शन पे जाता हूँ और सिटी लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया भोपाल। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे भी ये काम पड़ेगा अपन को। ये मैंने पेस्ट किया, 1 2, चलो इतनी सिटी काफी है। भोपाल कर दिया, इंदौर कर दिया, जबलपुर कर दिया और नरसिंहपुर कर दिया, ठीक है। अब हमारा इसका आउटपुट हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ
यहाँ पे सिटी के सामने सिलेक्ट लिख के आया, ये देखिए सिटी के नाम आ गए, जो भी सिटी आप सेलेक्ट करेंगे वो सिटी आपकी आ जाएगी। अब कई बार क्या होगा, हो सकता है आपने प्रोग्राम बनाया, कोई दूसरा यूजर अगर उसको एडिट करे, कुछ सिटी के नाम सिलेक्ट ऑप्शन वाले इस वाले के ऊपर लिख दे, वो जब इसके ऊपर दिखेगा तो ऊपर वाले वो ऑप्शन आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो फंडा है, मैं इसको जैसे मैं कंट्रोल एक्स करके इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे नीचे चला गया। अब आप देखेंगे अपने प्रोग्राम में कि भाई ये तो भोपाल दिखाने लगा बाय डिफॉल्ट सिटी। मैं ये चाहता था ये कहीं भी लिखा रहे, लेकिन दिखाई क्या मुझे, सिर्फ सेलेक्ट ही दिखा। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड, आप सिलेक्टेड करके इसमें लिख दीजिए। आप आगे पीछे इसको कहीं भी लिखेंगे तो ऑलवेज क्या दिखाएगा, अब आपको हमेशा सिलेक्ट ही दिखाने वाला है। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जैसे मुझे जेंडर डालना था, तो मैंने जेंडर लिखा। अब जेंडर को बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपका रेडियो आएगा, रेडियो बटन जैसे होती है वो आएगा। ठीक है, रेडियो बटन के बाद आप क्या लिखते हैं, नेम। यहाँ पे एक चीज बहुत याद रखने वाली, मैं अभी इसका नाम JEN जेंडर के लिए JEN दे रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाहर जो भी मैं नेम लिखूंगा, इससे क्या होगा, रेडियो बटन तो बन जाएगी लेकिन नाम मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने ये मेल लिखा, इस टैग को कॉपी किया, और फिर से जब मैं इसको पेस्ट करने गया, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, फीमेल करने वाला हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपको इन दोनों का नाम सेम रखना है। अगर मैंने सेम नहीं रखा तो क्या होगा, अपन देख लेते हैं रन करके क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो मेल पे क्लिक भी हो रहा है और फीमेल पे भी हो रहा है, दोनों पे टिक हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था कि भाई अगर मेल पे क्लिक हो रहा है तो फिर फीमेल पे से क्लिक हट जाना चाहिए, और अगर फीमेल से क्लिक हो रहा है तो मेल से टिक हट जाना चाहिए। इसके लिए आपको इन दोनों के नेम को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। आप कितनी भी लिस्ट हो, आप चाहते हैं चार ऑप्शन में से कोई एक ही सिलेक्ट हो, तो आप उन सब के नाम को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो मेल, जैसे ही फीमेल पे करने गया तो मेल का हट गया। इसके लिए हम इस चीज का यूज कर लेते हैं। आया समझ में। अब इसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है कि भाई मैंने बोला कि मुझे कुछ हॉबीज भी लिखना है, कि भैया बच्चों की क्या क्या हॉबीज हैं, वो चेक बॉक्स में आए, लेकिन मैं जो हॉबीज चाह रहा था सिर्फ वही हॉबीज आए। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट फील्ड में, जैसे मैं हॉबीज बना देता हूँ, है ना। तो अब देखेंगे आप इसमें, आप लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक है, आपने जैसे ही चेक बॉक्स लिखा, नेम आप कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने नेम में एक पहले में डाल दिया मूवी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा इसको, मैंने मूवी डाल दिया। ठीक है, अब पहली मैंने जो चॉइस बनाई, मैंने डाला वॉचिंग मूवीज। ठीक है, एक लिस्ट बना दी। अब आप देखिए किस तरीके से आउटपुट दिख रहा है, ये देखिए, कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने, चेक्स बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इसके अंदर नेम डाल दिया हमने, कहीं तो कुछ गलत हुआ है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, एक बार इसको देख लेते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम। अब आ गया, ठीक है, हो रहा है चेक। अब हम देखते हैं दूसरा मेरा बात, कि अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कि भैया मैं नेक्स्ट जो मेरी हॉबीज है वो क्या होने वाली है, मैं इसको कॉपी किया, नेक्स्ट किया, जहां भी मुझे ले जाना वहां ले जाके पेस्ट, और एक और पेस्ट। मैंने यहाँ पे डाल दिया बुक, दूसरी हॉबी मैंने डाल दी रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। नेक्स्ट डाल दिया प्ले, यहाँ पे डाल दिया प्ले गेम्स, या गेम्स डाल दिया। ठीक है, कितना डाल दिया मैंने। अब आप देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो तीनों आ गए। अब क्या होगा, हॉबी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी तो हो सकती है, इसलिए हमने क्या लगाया हुआ है,
चेक बॉक्स यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, लाइन चेंज चेंज करने के लिए आप किस एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, बी आर का। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि भाई जैसे मुझे किसी की फोटो अपलोड करना, ठीक है, तो मैंने कहा फोटो, ये डाला मैंने, और इसके अंदर मैं जाता हूं, क्या आएगा इस बार, इनपुट टाइप इज इक्वल टू में आएगा फाइल। ठीक है, तो जैसे ही आप फाइल लिखते हैं, नेम के अंदर जो भी आप नेम डालना चाहे, मैं यहाँ पे फोटो ही डाल देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। अब आप देखेंगे आउटपुट में, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो चूज फाइल का ऑप्शन आने लगा फोटो के अंदर। जैसे मैं चूज फाइल करूंगा, मेरी फाइल्स आ जाएंगी, जो भी फाइल मुझे लेना है मैंने उस पर क्लिक किया, ओके किया, इसका नाम भी जो भी फाइल का नाम होगा वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। एक बी आर कम लगा है, एक बी आर और लगा देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि भैया हमारी फोटो भी आ गई है, फाइल भी अपलोड हो गई है। अगर मैं किसी की मेल आईडी डालना चाह रहा हूँ, तो मेल आईडी के लिए मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मेल आईडी। इसके लिए अगर मुझे बनाना है तो आपको लिखना है इनपुट टाइप मेल। इनपुट टाइप के अंदर क्या लिखेंगे आप, ईमेल, सॉरी, ईमेल। ठीक है, ईमेल के अंदर मैंने नेम दे दिया इसका ईमेल। ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, अब रहेगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स के जैसे ही, लेकिन यहाँ पे जब आप कोई डालेंगे तो ये यहाँ पे आपको, अभी जब मैं सबमिट बटन लगाऊंगा, जब आपका इसका यूज समझ में आएगा कि जब तक आप @, नहीं लगाओगे ये आपको आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, इसका यूज अभी क्लियर करता हूँ मैं आपको कैसा होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद कि भैया मेल आईडी भी आ गया, सब कुछ आ गया। अगर जैसे किसी की मुझे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मैं डीओ भी लिख देता हूँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हम उसके लिए क्या लगाएं, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसमें क्या लिख देंगे हम, डेट लिख। ठीक है, तो जैसे ही हम डेट लिखते हैं और एक नेम एट्रीब्यूट लेते हैं जिसके अंदर हम उसका क्या करेंगे, नाम भी लिख देते हैं कि भाई नाम हमको चाहिए, डेट डाल देते हैं। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। देखते हैं एक बार आउटपुट क्या आया। मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो कैलेंडर बन के आया हमारे पास। आप चाहते तो टेक्स्ट बॉक्स लिख देते, लेकिन ये फॉर्मेट आपको देखने को नहीं मिलता। अब कई बार ऐसी कंडीशन होती कि मुझे सिर्फ मंथ सेलेक्ट करवाना है, मुझे डेट सेलेक्ट करवाना ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं वो है इनपुट टाइप। टाइप के अंदर आप आ जाइए, आप उसमें लिख दीजिए मंथ। ठीक है, और नेम में आप एक नाम डाल दीजिए मंथ, और इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे बी आर को कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पे भी कीजिए। अब अपन देख लेते हैं इसको रन करके क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथ आ रहा है, जब मैं कैलेंडर पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मंथ दिखा रहा है। तो आप जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी कैलेंडर में डेट होगी वो डेट आ जाएगी। आप चाहें तो डेट को बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते। क्लियर है, इधर तक समझ में आया। इसके बाद मंथ के बाद अगर मैं बात करूं कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे डेट और टाइम दोनों डालना है कि भैया किस डेट में रजिस्ट्रेशन हो गया और किस टाइम, कितने बजे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, डेट एंड टाइम। ठीक है, अगर दोनों चीज डालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप। टाइप के अंदर डाल दीजिएगा आप डेट टाइम लोकल। ठीक है, ये डाल दीजिएगा, और नेम के अंदर जाके आप डाल दीजिएगा डेट। कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। अब हम देखते हैं क्या ये काम किया। रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं बराबर। मैं यहाँ जैसे ही जा रहा हूँ तो मेरा डेट सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ जैसे ही जा रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं अपना टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मुझे टाइम सिलेक्ट करना है तो वो मेरा टाइम यहाँ पर मेंशन करने लग। क्लियर है। अब इसके बाद मेरे पास, अब हम बात कर लेते हैं बटन्स की। जो ऐसे हमने ये फॉर्म बना लिया, अब इसको सबमिट भी तो करना है। तो सबमिट करने के लिए हम बटन बनाते हैं, दो प्रकार की बटन हम देखते हैं। पहले हम लिख दे रहे हैं सीधा इनपुट
टाइप सबमिट और नेम के अंदर भी हम क्या लिख दे रहे हैं सब। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली होगी, जैसे मैं इसको जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ सबमिट लिख के आ रहा। मैं ये चाहता था कि सबमिट की जगह पे रजिस्टर लिख के आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट बढ़ाना पड़ेगा, वैल्यू। जैसे मैं वैल्यू लिखता हूं उसके अंदर मैंने लिख दिया रजिस्टर। ठीक है, अब आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो जिसकी जगह पे अब क्या आने लगा, रजिस्टर लिख के आने लगा। क्लियर है, आया समझ में? ये देखो एरर आई। मैं आपको मेल का बताने वाला था कि ये देखो, जैसे अगर मैंने मेल बॉक्स में कुछ भी लिखा और मैं उसको रजिस्टर करने गया तो उसने एरर दिया कि प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। आया समझ में? मेल लिंक बनाने की क्या जरूरत थी, हमने टेक्स्ट बॉक्स क्यों नहीं लिखा। चल, अब इसी बटन के साथ एक और बटन हम देख लेते हैं, रीसेट बटन। जैसे मेरा फॉर्म गलत भर गया तो मैं चाहता हूँ कि वो यहीं के यहीं हट जाए, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं रीसेट बटन का। ठीक है, रीसेट बटन के बाद इसका नेम दे दिया हमने रीसेट, और वैल्यू में भी हमने क्या दे दिया, रीसेट। अगर रीसेट ही लिखना है तो क्लियर ऑल लिखना है, ऐसा कुछ तो आप लिख सकते हैं। तो हमने इसको जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैं ये चाहता हूँ ये हट जाए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रीसेट, ये पूरा खाली हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई फील्ड, जैसे मेरा स्टूडेंट नेम की जो फील्ड है उसको लिखना कंपलसरी है, तो उसके अंदर आप एक और लगा दीजिए रिक्वायर्ड। तो जैसे ही आपने रिक्वायर्ड लगाया और मैं जब यहाँ से जाके इस फॉर्म में, सपोज करो मैंने नेम नहीं डाला और मैं इसको फिल करने की, रजिस्टर करने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरे पास एड्रेस दे रहा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। भैया इस फील्ड के अंदर आपको डेटा डालना जरूरी है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो फॉर्म में इतनी सारी चीजें हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, इसका प्रोग्राम बना के देखिए। नोट्स में सारे के जितने भी कंटेंट है सबके नोट्स लास्ट में डालने वाला हूँ, सबकी वीडियो बना के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिस किसी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो जो नीचे पट्टी चल रही है जिसमें नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आपको जो भी इसके नोट्स होंगे वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है नोट्स वगैरह के लिए। तो ऐसे ही हमारी वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, आपका प्यार इसने ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे वाली जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। हम बहुत सारे टॉपिक्स को अब कवर करने वाले हैं एचटीएमएल में। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल हमें आप कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।